अरे सूरज सर पे आ गया है। और इन तीनों को देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अरे ओ नालायकों, उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। उफ। अरे सोने दो ना माँ, अभी अभी तो जाकर इतनी अच्छी नींद आई है। हाँ हाँ सो लेना, लेकिन अभी दोपहर होने को आई है, नाश्ता तो कर लो। माँ, इतनी गर्मी थी रात को और ऊपर से पूरी रात लाइट भी नहीं थी, तो अभी तो सोने दो। अच्छा तो फिर ठीक है, जो सबसे बाद में उठेगा उसे आलू के पराठे नहीं मिलेंगे। ये सुनकर तीनों भाई झट से उठ गए और सीधा बाथरूम की तरफ गए। ये देखकर उनकी माँ मन ही मन बहुत हंसने लगी। दरअसल कांता अपने पति विनोद के साथ शहर में रहती थी। उनके 3 बेटे थे, महेश, दीपक और सबसे छोटे बेटे का नाम था राजू। उन तीनों भाइयों में बहुत प्यार था। सबसे बड़ा भाई एक कपड़े की दुकान पर काम करता था और दोनों छोटे भाई अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया। एक दिन राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे मोजे कहाँ रखे हैं? हाँ माँ, मेरा भी पेन नहीं मिल रहा है। हे भगवान, जरा बातें तो सुनो इनकी। ले देकर तो इस घर में एक ही कमरा है और उसमें भी इनका सामान गायब हो रहा है। अरे बदमाशों, बातें तो ऐसी करो जो हजम हो जाए। कांता बिल्कुल सही कह रही थी। उनके पास एक ही कमरा था। दरअसल बात ऐसी थी, विनोद शहर में चाय पकौड़ी का ठेला लगाता था। उनका परिवार काफी बड़ा था, इसलिए बहुत मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन कांता को अब उम्मीद था कि उसके तीनों लड़के अच्छी नौकरी करेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन विनोद भागा भागा अपने घर आया और फिर अपनी पत्नी से बोला, अरे कांता, गजब हो गया। अरे क्या हो गया जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे वो अपने गांव का बिरजू है ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हमें तुरंत ही गांव जाना होगा। बिरजू विनोद के बचपन का दोस्त था। बिरजू उसी गांव में रहता था जहां पर कभी विनोद भी रहा करता था। बिरजू से मिलने के लिए जैसे ही विनोद और उसकी पत्नी आए, तभी बिरजू बहुत ही जोर जोर से रोने लगा। विनोद, मेरे भाई, लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगा। तू मुझ पर एक एहसान कर दे। अरे, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? कुछ नहीं होगा तुझे, हम हैं ना। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। अगर तुझे ठीक लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे बिना मेरी तीनों बेटियां अनाथ हो जाएंगी, तो मैं चाहता हूँ कि तू अपने तीनों बेटों की शादी मेरी तीनों बेटियों से कर दे। अपने दोस्त की बात सुनकर विनोद सोच में पड़ गया और फिर आनन फानन में एक हफ्ते के अंदर ही विनोद के तीनों बेटों की शादी बिरजू के तीनों बेटियों से हो गई। विनोद की तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। शादी के बाद कांता को बहुत चिंता लग गई थी, क्योंकि उनके पास एक ही कमरा था। उसने अपने पति से कहा, अजी आपने तो अपने दोस्त को दिया हुआ वचन निभा दिया, लेकिन हमें शादी से पहले थोड़ा वक्त तो देते, ताकि हम इनके शादी के लिए कुछ इंतजाम कर पाते। अब जरा बताओ तो सही, हमारे पास एक ही कमरा है और 3 बहुएं हैं। ये रहेंगी कहाँ और सोएंगी कहाँ? और आज तो उनकी शादी की पहली रात है। इधर तीनों बहुओं के मन में भी यही सवाल चल रहा था, क्योंकि आज उनकी सुहाग रात थी और घर में एक ही कमरा था। तभी उनका सबसे बड़ा बेटा महेश आया और अपनी माँ से बोला, अरे माँ, आप पापा को दोष मत दो, वो मजबूर थे। हम एक काम करते हैं, हम तीनों यहाँ पापा के साथ बरामदे में सो जाते हैं और आप तीनों बहुओं के साथ कमरे में सो जाओ। अच्छा चल ठीक है बेटा, लेकिन ज़रा ये भी तो सोच, वो इस घर की बहुएं हैं, कोई मेहमान नहीं।
जो आज रात की बात है और कल सुबह होते ही वो चली जाएंगी। बेटा, उनका पूरा हक बनता है कि आज की रात वो अपने पतियों के साथ रहें। कांता की बात 100% सही थी, मगर अब सवाल ये था कि वह तीनों जोड़े अब सोएंगे कहाँ। तभी महेश अपना उदास चेहरा लिए हुए अपने कमरे में आया, जहाँ पर 3 नई नई दुल्हनें बैठी हुई थीं। राजू, दीपक, तुम एक काम करो, इस कमरे में पर्दे डालकर इसके 3 हिस्से कर दो। जी भैया, आप जैसा कहो। फिर दीपक और राजू ने वैसा ही किया। उन्होंने उस कमरे में पर्दे डाल दिए, जिससे उस कमरे के 3 हिस्से हो गए। देखो, आप सभी थोड़े दिन ऐसे ही एडजस्ट कर लो। हम तीनों भाई कोशिश कर रहे हैं, हम जल्द ही एक बड़ा घर ले लेंगे। फिर तीनों दुल्हनें अपने अपने पतियों के साथ सो गई, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। वे तीनों इसी तरह करवटें बदलते बदलते पूरी रात गुजार देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। तीनों भाइयों ने जी तोड़ मेहनत से काम किया और फिर कुछ ही दिनों बाद उन तीनों ने ऐसा मकान लिया जिसमें 4 कमरे थे। अरे बेटा, ये मकान तो बहुत बड़ा है, लेकिन 4 कमरे लेने की क्या जरूरत थी? मम्मी पापा, आप दोनों हमेशा बैठक में ही सोते रहते हो, इसलिए हमने सोचा कि एक कमरे आपके लिए भी होने चाहिए। वो 4था कमरा आप दोनों का है। अब उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि अब सबके लिए एक एक कमरा हो गया था। वह पूरा परिवार बहुत खुश था, खास ये नए 3 जोड़े, क्योंकि अब उन्हें सोने के लिए करवटें बदल बदल कर रातें नहीं गुजारनी पड़ेंगी। आओ छोटी बहू, अंदर आ जाओ। हमारे इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। शांति अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कराकर उसे अपने घर के अंदर कमरे में ले आती है, जहां अंदर आते ही माया की छोटी बहू पूजा कमरे को चारों ओर से देखती है। यह देखकर पूजा की सास उससे कहती है, क्या हुआ छोटी बहू, तू कमरे को इतने चारों ओर से क्यों देख रही है? माँ जी, इस कमरे को देख रही हूँ। ये कमरा कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है। खैर छोड़िए इस बात को, आप बताइए कि मेरा कमरा कौन सा है। शादी के रीति रिवाज में बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। आप जल्दी से बता दीजिए मेरा कमरा कौन सा है। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी नीलम का कमरा है। क्या माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में भला कैसे रह सकती हैं? बहू, तुम तो जानती हो हमारे गरीबी को। पूरे घर में यही एक कमरा है, इसलिए जो है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। मैं तो खुद ही रसोई में खाट लगा कर सोती हूँ। पूजा मुंह बनाकर उसी कमरे में बैठ जाती है। तभी शाम को उसकी जेठानी उसके लिए एक गिलास पानी लाती है। ये लो पूजा, तुम्हारे लिए पानी, और कुछ चाहिए होगा तो बोलना। फिर रात को देवरानी जेठानी एक ही कमरे में अपने अपने पतियों के साथ सो जाती हैं। कमरे की एक तरफ जेठ जेठानी और दूसरी तरफ देवर देवरानी, इसी तरह वो लोग सो जाते हैं। अचानक रात को गंदी बदबू आती है, जिससे पूजा की आंखें खुल जाती हैं। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है कि कमरे में बिल्ली पोटी करके चली गई है। वह कमरे में इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उठती है और जोर से गैस छोड़ती है। ओहो, तो सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे। मूली के पराठे खाकर इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। ये जेठानी तो आइटम बम छोड़े जा रही हैं। इन्हें तो जरा भी शर्म नहीं आ रहा है। ये भगवान, मैंने क्या क्या सपने देखे थे अपने सुहागरात को लेकर। सुहागरात वाले दिन भी कुछ नहीं हो पाएगा, ऊपर से ये बदबूदार गैस सूंघना पड़ रहा है। ये भगवान, क्या क्या मुझे दिन देखने पड़ रहे हैं। तभी जेठानी की आंखें खुल जाती हैं और वह पूजा से कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, आप अभी तक सोई नहीं? आप इतनी बदबूदार गैस छोड़ रही हैं, उस पर नींद कैसे आएगी? और ऊपर से ये मच्छर कानों में गीत गुनगुना रहे हैं। तुम तो जानती हो देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में गैस होना तो आम बात है। चलो अब जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है।
अपनी तकदीर को कोसते हुए पूजा सो जाती है। फिर अगली सुबह पूजा की मुंह दिखाई का रस्म होता है, इसलिए मोहल्ले की सारी औरतें आती हैं। वाह, तो बिल्कुल चाँद का टुकड़ा है। जैसे बड़ी बहू ने हमें खुशखबरी सुनाई है, तू भी जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दे। क्या खुशखबरी सुना दूं? शादी के पहले ही दिन से हम लोग अपने जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं, ऊपर से इन्हें खुशखबरी सुननी है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नीलम अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा भी अपने बहन से बात कर रही थी। दोनों एक ही कमरे में थी, इसीलिए दोनों में से किसी की भी बातें फोन पे सही से नहीं हो पा रही थी। ओहो, क्या मुसीबत है, अब तो फोन पे भी ठीक से बात नहीं कर सकते। ओहो देवरानी जी, इतनी ही परेशानी हो रही है तो बाहर आंगन में चली जाओ ना। मैं क्यों जाऊं आंगन में धूप में, आप ही चली जाओ ना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर नीलम वहां से चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। कमरे का सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। देवरानी जी, ये क्या है? आपने पूरा कमरा फैला दिया, और ये गीली तौलियाँ इसे मेरे बिस्तर पे क्यों डाल दिया? जेठानी जी भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा नहीं है, ये मेरा भी कमरा है, और मुझे यहाँ पर कैसे रहना है इसके लिए मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। जिसके बाद गर्भावस्था में भी जेठानी ही अकेले पूरे कमरे को साफ करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और जेठानी की डिलीवरी का समय पास आ जाता है। इसीलिए उसकी सास उसकी गोद भराई का रस्म रखती है, जिसके लिए नीलम शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी, जिसे देखकर उसकी देवरानी कहती है, जेठानी जी, अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो आप आगे से हट जाइए, मुझे भी तैयार होना है। गोद भराई मेरी है तो पहले मुझे अच्छे से तैयार हो जाने दो, तुम बाद में तैयार हो जाना। ओहो, क्या मुसीबत है, जब से यहाँ पर आई हूँ तब से बाथरूम से लेकर हर एक चीज यहाँ पर तो एक ही है। न जाने मुझे कब तक ऐसे हर एक चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ? पहले मैं कितने आराम से अपने कमरे में रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे कमरे का तो हुलिया ही बिगड़ गया है। सारा कमरा गंदा करके रखती हो। रहती तो तुम भी इसी कमरे में हो, लेकिन सफाई अकेले मैं ही करती हूँ। नहीं तो क्या, ये सिर्फ आप ही का कमरा है। इस कमरे पर आपका जितना अधिकार है उतना ही मेरा अधिकार है। बातों ही बातों में बात इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, और गलती से पूजा के हाथ से नीलम को धक्का लग जाता है, जिससे वो गिरने ही वाली होती है। तभी उसका पति उसे बचा लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम गिरने से बच गई, नहीं तो राम जाने आज क्या हो जाता। अगर मेरा बेटा सही टाइम पर यहाँ ना आया होता तो चोट लगने के कारण इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, लेकिन इस आने वाले छोटे से बच्चे के बारे में तो सोचा होता। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने के कारण तुम दोनों को परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों हाथापाई पे उतर आओ। तुम दोनों तो जानती हो कि हम अभी गरीब हैं, इसलिए हम कमरा नहीं ले सकते, लेकिन मेरे दोनों बेटे रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अपनी सास की बातें सुनने के बाद दोनों बहुओं को अपनी गलती का पछतावा होता है, और वह अपने सास से कहती हैं, माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। हाँ माँ जी, पूजा सही कह रही है, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे आप दोनों चिंता मत कीजिए, हमने ज़मीन ले ली है और बहुत जल्द हम उस पर 3 कमरे भी बनवा देंगे। हाँ, छोटा सही कह रहा है, हमने ज़मीन ले ली है, हम उस पर बहुत जल्द कमरे भी बनवा देंगे। हमने सोचा था कि आप तीनों को हम सरप्राइज देंगे। यह सुनकर तीनों सास बहू बहुत ही खुश होती हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं और देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगती हैं। अब उनके बीच एक कमरे को लेकर झगड़ा भी खत्म हो जाता है। कुछ दिनों बाद उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें वो लोग अलग अलग कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं।